नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की, जहां बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा के सांसद रामजी गौतम लगातार पिछले एक महीने से लगातार कोऑर्डिनेट करते हुए लगातार कई जनसभाएं, समीक्षा मीटिंग तमाम सारी उन्होंने की है। साथ ही साथ 26 जून को होने वाले उस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि उस कार्यक्रम में आकाश आनंद पहुंच तो रहे हैं, लेकिन उस कार्यक्रम से पहले क्या कुछ भूमिका बनती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ किस प्रकार से जो लगातार इस क्षेत्र में घूम रहे, चुनावी प्रक्रियाओं को देख रहे, हमारे साथ हैं भाई पराग महेंद्रा जी, जो कि रेगुलर नेशनल चौपाल के माध्यम से आप सभी लोगों तक मिशन का जो झंडा उठाया है, मिशन का जो काम लिया है, उसको बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पराग भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई। और आपने जो कहा कि लंबे समय से हम बिहार में हैं और तमाम दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि 13 तारीख से 12 से 13 तारीख से जो बहुजन समाज पार्टी की संगठन समीक्षा बैठकें जारी है और इस संगठन समीक्षा बैठक विधानसभा वार है। और इन तमाम संगठन समीक्षा बैठकों को जो हमने बहुत ही करीबी से देखा, वहाँ के लोगों से मिले, तमाम संगठन समीक्षा बैठकों में जो लोगों से चर्चाएं बात की, जो तमाम बातें बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के जरिए की गई, जिसमें आपने जैसे जिक्र किया राज्यसभा के सांसद और नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। यहाँ तक के जो प्रदेश के, बिहार प्रदेश के जो केंद्रीय प्रभारी है अनिल कुमार, ये भी इनकी मौजूदगी रही और इनके नेतृत्व में संगठन की जो समीक्षा बैठक की हुई, ऐसे कई विधानसभा की सीटें जिस पर बहुजन समाज पार्टी ने इतिहास के अंदर अगर पन्नों को पलटा कर देखा जाए तो हमको ये देखने को मिलता है कि हमेशा से ही उन तमाम सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के जरिए अच्छा परफॉर्मेंस दिया गया है। और उन्हीं सीटों पर इस बारी भी जब संगठन समीक्षा बैठक की हुई, वो तमाम सीटों पर भी संगठन काफी ज्यादा मजबूती से देखने को मिला। तो जिस मुताबिक अब तक जो लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ती नजर आ रही है बिहार में, संगठन जिस मुताबिक अभी बनता हुआ नजर आ रहा है, ये उतने ही ताकत के तौर पर चुनाव के अंदर में भी असरकार रहा, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें परिणामों में भी देखने को मिलेगी और कई ऐसी विधानसभा सीटें हमें देखने को मिली। आप लगातार क्षेत्र में गए होंगे और आपने देखा भी होगा जो लोगों का हुजूम है, आपने बात करने की कोशिश भी की होगी किस प्रकार के इस चुनाव में मुद्दे रहने वाले, जिन मुद्दों पर खासकर जो सरकार है पिछली, इन्होंने काम नहीं किया है और जनता का उजागर हो गया है कि सरकारें सिर्फ क्या कर रही हैं, रोटी दे रही हैं, कपड़ा दे रही हैं, मकान दे रही हैं, देती है भी या नहीं देती है, खोखले वादे हैं। इस प्रकार की बातें भी आपको लोगों से मिली होंगी क्षेत्र में, तो वो क्या रहा है? लेकिन नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है और 20 वर्षों से ये जो सरकार है, नीतीश कुमार को लेकर बिहार की जनता कहने के एक तरीके से ऊब चुकी है और वो बदलाव चाहती है। परिवर्तन के नजरिए से अगर बिहार में जो राजनीति चल रही है, जिसमें अगर आरजेडी की बात करेंगे तो आरजेडी जिन मुद्दों को लेकर काम कर रही है, यहाँ तक कि अभी नई नई पार्टी नजर आ रही है जो जनसुराज पार्टी है, वो भी कहने कहीं अपनी जमीन को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रही है। भले ही उसका संगठन बिहार में किसी भी विधानसभा पर बूथ सेक्टर तक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के आधार पर वो भी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर अगर देखेंगे तो बीजेपी के जरिए भी संगठन को लेकर तमाम तरीके की हलचलें शुरू हो चुकी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के जरिए सिवान में एक बड़ी रैली भी की गई है। मुद्दों के आधार पर अगर बिहार में मेरे नजरिए से मुझे यही लगता है कि तमाम जो बाकी प्रदेशों में जो विधानसभा के चुनाव रहे, लेकिन बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है काफी कुछ अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि कई ऐसी स्कीमें हैं जिन स्कीमों को लेकर, संविधान को बचाने को लेकर, यहाँ तक के आरक्षण को लागू करने को लेकर ये मुद्दे तो रहे, लेकिन इस वक्त बिहार की राजनीति के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है वह जातिगत जनगणना का मुद्दा। जिस मुद्दे को लेकर आरजेडी ने भी काफी कुछ हवा बनाने की कोशिश की, लेकिन उनको भी पता था कि इसका बहुत कुछ होने वाला नहीं है, जो कि जातिगत जनगणना की बात थी। लेकिन अब इसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि आप समझ पा रहे हैं कि अब बीजेपी के जरिए ये घोषणा कर दी है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, जबकि तारीख अब तक घोषित नहीं की गई है, जग जाहिर नहीं है तारीख, लेकिन उसके बावजूद ये बात कही गई है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये भी लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, है ना, 1100 रुपए जो वृद्ध पेंशन देंगे, इन तमाम तरीके की फी की स्कीम देने की जो अभी एक शुरुआत है,
जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रदेशों में सरकार बनाई है। फिर एक बार एक कोशिश है, और यहां तक के ये असर मानिए या फिर ये प्रभाव मानिए, बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अपने संगठन को मजबूत कर रही है, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम कर रही है, इसका ये असर है कि अब आरजेडी के तेजस्वी यादव को अपने गले में नीला गमछा लेना पड़ रहा है। यहां तक के प्रधानमंत्री बिहार में अगर रैली करते हैं तो उनको भी अपने गले में नीला गमछा लेना पड़ता है। नई नई बनी जनसुराज पार्टी को भी गांधी को और बाबा साहब को एक साथ मिलाकर अपने बैनर में छपवाना पड़ता है। यानी तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो वोट चाहिए वो दलित तबके का बड़े पैमाने पर चाहिए, क्योंकि इस बिहार में जो जातीय समीकरण है वोटों के आधार पर वो ईबीसी, ओबीसी, दलित और मुस्लिम, और यही सबसे ताकतवर जो है, जिन तमाम इन कैटेगरीज को जो समाज, जो राजनीतिक पार्टी जोड़ पाएगी, वही कहने के सत्ता में आने के लिए सबसे ज्यादा असरकार और उसके जो असर देखने को मिले। अभी हाल ही में आपने एक सोशल मीडिया पर पोस्टर देखा होगा, वो लगातार वीडियो भी वायरल है जी। उसमें लालू प्रसाद यादव को एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की छायाचित्र देते हुए नजर आए, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने वहां पर हाथ तक नहीं लगाया जी। और उससे भी लोगों में एक द्वेष देखने के लिए, आज की परिस्थिति में जहां संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लोग वोट बटोरना चाहते हैं और लालू प्रसाद यादव ने प्रतिमा को हाथ तक नहीं लगाया। इस अब आप क्षेत्र में गए होंगे, किस प्रकार का विरोध देखने के लिए मिल रहा है इसको लेकर? निश्चित ही इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा रोष है, खासतौर पर दलित तबके में। बिहार में जब भी हम आम लोगों से इस मसले को लेकर बातचीत कर रहे हैं तो उनके मन में काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि जब बाबा साहब का अपमान होता है तो वो किसी जाति के लिए, किसी समुदाय के लिए नहीं, तो वो कहने के पूरे देश का मान सम्मान की बात होती है। और जिस तरीके से लालू यादव ने ये जो वारदात की है, लालू यादव के जरिए ये जो रवैया अपनाया गया है, ये निश्चित ही बाबा साहब को और उनके तमाम अनुयायियों को, उनके मानने वाले लोगों को अपमानित करने वाली घटना है। और इस तरीके की चीजें ये बताती है कि लालू यादव जिस विचारधारा से या फिर जिस बात को लेकर बाबा साहब को मानने, अपने आप को, उनकी पार्टी बहुत बड़ा उनका अनुयायी साबित करने में लगी हुई थी। तेजस्वी यादव अमूमन तौर पर बाबा साहब की तमाम बातें कहते हुए नजर आते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन असल मायने में उनका जो सामाजिक न्याय है, बाबा साहब की तस्वीर के साथ जिस तरीके से रवैया है, जो कहने के अछूत, अब जो कहने के ये कह सकते हैं कि एक भेदभाव वाला नजर आता है, असल मायने में उनकी सोच में भी बाबा साहब को लेकर और खासतौर पर दलित तबके को लेकर वैसा ही भेदभाव नजर आता है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक वारदात इसी बिहार में हुई, और उस बिहार में हुई वारदात में यादव समाज के भी लोग मौजूद थे, दलित तबके से ताल्लुकात रखने वाले मौजूद थे, और भी दूसरे जाति समुदाय से आने लोग मौजूद थे। उनके साथ में घटना हुई। उस घटना पर यादव समाज के घर पर जाकर तेजस्वी यादव ने मुलाकात करी, लेकिन जो दलित समाज से आने वाले व्यक्ति है उसके घर जाने का काम तेजस्वी यादव ने नहीं किया। मतलब उनकी ये दोहरी मानसिकता है कि यादव समाज से जो व्यक्ति है उनके दुख दर्द में शामिल होना तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन अगर बात उसी तरीके से दलित तबके से आने वाले लोगों के घरों में जाने की बात आए तो उन्हीं लोगों को उसी यादव समाज के घर के पास में आकर उनके साथ में वहां पर बुलाकर उनसे मुलाकात की जाती है। तो ये जो भेदभाव वाला बर्ताव है जो कि लालू यादव के जरिए किया गया, उसी तरीके का तेजस्वी यादव ने भी करने की कोशिश की। यानी ये कह सकते हैं कि जो बात कहावत के तौर पर कही जाती है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते, ये बात आरजेडी के लिए, लालू यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए काफी ज्यादा सटीक बैठती है। और इतना ही नहीं, ये भी बात समझनी होगी कि हम इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं अभी दलित वोटरों को बटोरना ही इनकी सबसे ज्यादा कोशिश है, और इसीलिए इनका मिजाज है अब इस विधानसभा चुनाव को लेकर बदला बदला नजर आ रहा है। क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तमाम कांग्रेस अपने एजेंडे में लेके चल रही है? नारा भी चेंज कर दिया है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। साथ ही साथ अब प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, अब नीले नीले ड्रेस पहन के चलने लगे हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ नीले गमछे का तो ट्रेंड ही चल गया, चाहे कोई पार्टी हो, अब नीला गमछा डाल के चल रहे हैं। इनसे क्या दलित वोट पर कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, पिछले अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसका काफी कुछ असर पड़ा है, क्योंकि जिस मुताबिक पूरे देश के अंदर अनेकों जगहों पर घूम घूम कर ये बात को लगातार साबित करने की कोशिश राहुल गांधी के जरिए की गई है कि हम आरक्षण जो है वो लागू करेंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे और हम संविधान को बचाएंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का रहा, जिसका फायदा भी उन्हें देखने को मिला कि 99 सीटें तक उन्होंने जीत पाई है। लेकिन फिलहाल में आपने देखा कि 1 अगस्त 2024 को
जो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए SC/ST वर्गीकरण को लेकर आया। इस वर्गीकरण के फैसले पर हमने ये देखा कि कांग्रेस का जो मिजाज था, कांग्रेस का इस पूरे मामले पर जिस तरीके से बर्ताव था, ये देखने को मिलता है कि उनको दलितों आदिवासियों के सिर्फ वोट चाहिए, लेकिन जब उनके अधिकार छीने जाते हैं, इसको लेकर कांग्रेस बिल्कुल भी चू तक नहीं कहती। कांग्रेस के जरिए आधिकारिक तौर पर SC/ST आरक्षण के विरोध में इस पूरे के पूरे मसले को लेकर कोई बयान देखने को दूर दूर तक नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ जब ये देखने को मिलता है कि अमित शाह के जरिए बाबा साहब को लेकर जब अंबेडकर कहा जाता है, तो इस पर विरोध जताने का काम किया जाता है। अगर भाई आप अगर कपिल सिब्बल से लेकर तो तमाम एक बहुत बड़ी फौज कांग्रेस के पास में वकीलों की है, वो चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर वो विरोध वाला नजरिया उनका हो सकता था, वो विरोध उनका दिखाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने उस तरीके से नहीं किया। और फिर एक बार राहुल गांधी के जरिए बाबा साहब की तस्वीर दिखाकर दलित वोटरों को अपने तरफ लुभाने की कोशिश की जा रही। निश्चित रूप से इस बार का जो बिहार में दलित समाज है वो सावधान होगा, और जो गलतियां उन्होंने अब तक दोहराई है वो गलतियां इस बार नहीं करेगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। इसको लेकर हम तमाम लोगों के बीच जब जा रहे तो उनके जवाब भी उस मुताबिक देखने को मिल रहा है। जी। बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने क्रियाकलापों पिछले 2 बरस से 3 बरस से ऐसे काम कर रही है। खासकर सांसद राम जी गौतम, अनिल कुमार जी और तमाम प्रभारी आते जाते रहे हैं, चाहे सुरेश राव जी हो, चाहे मेधांकर जी हो, जी। और चाहे यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हो शंकर सिंह जी हो, चाहे यहाँ पर जो लगातार क्रियाकलाप चल रहे हैं। उसके बाद अब एक एंट्री आकाश आनंद जी की बहुत दिनों बाद हो रही है। जी। बिहार में 26 जून को एक बड़ा कार्यक्रम है पटना में, बिल्कुल। और कल होने वाले कार्यक्रम से क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, बिहार की राजनीति बहुजन समाज पार्टी के इर्द गिर्द ही मुझे नजर आती है। इसके पीछे का कारण यह है कि जिन मुद्दों को बहुजन समाज पार्टी काफी ज्यादा मुखरता से लगातार अपनी तमाम जनसभाओं में उठाते हुए नजर आ रही है, उसके सबसे बड़ा कारण यह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को अब उन्हीं मुद्दों को लेकर कहने की अपनी राजनीति करनी पड़ रही है। आज बाबा साहब की बात अगर करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि जहां पर लालू यादव बाबा साहब की तस्वीर के साथ जिस तरीके से रवैया कर रहे हैं, जो अपने पैरों के पास बाबा साहब की तस्वीर रखते हैं, लेकिन बाबा साहब मेरे दिल में बसते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करी जाए और नरेंद्र मोदी के तमाम इतिहास के पन्नों को पलटा जाए, तो निश्चित रूप से हम भलीभांति जानते हैं कि वो RSS शाखा से निकले हुए व्यक्ति है, जिनकी विचारधारा गोलवलकर और हेडगेवार वाली विचारधारा है। और आज अगर वो बाबा साहब को अपना सबसे बड़ा अनुयायी बताते हैं, तो तमाम तरीके की चीजें जब संविधान को बदलने को लेकर अनेकों प्रकार की चीजें संविधान विरोधी वाली उनके ही राजनीतिक, उनके ही पार्टियों के जो लोग करते हैं, उन पर किस तरीके से प्रतिक्रिया होती है, उन पर कोई सही मायने में एक्शन न होता, वो बीजेपी के जरिए नजर नहीं आता। मतलब वही है, बिहार के नजरिए से अब आने वाले चुनाव को लेकर सबका जो मिजाज है वो कहने की बाबा साहब और बाबा साहब के साथ साथ तमाम बहुजन महापुरुष, और इतना ही नहीं तो यहाँ तक के जिन मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में है, खासतौर पर उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर दलित वोटरों को अपने पास में लेने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी भी वही काम करते हुए नजर आ रही है। आरजेडी भी और तेजस्वी यादव भी गले में नीले गमछा और तमाम दलितों आदिवासियों के बीच जाकर जातिगत जनगणना की लगातार बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं तो जिस तरीके से अपमान किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के जरिए, कांग्रेस के जरिए तमाम मुद्दे नहीं उठा, भारतीय जनता पार्टी के जरिए उन तमाम मुद्दों को लेकर आरजेडी भी है। तो ये समझ में आता है कि आज बहुजन समाज पार्टी के जरिए 3 डिसमिल का मुद्दा हो, जो कि नीतीश कुमार देने की बात कर रहे हैं, 1100 रुपए की पेंशन हो, यहाँ तक कि फिर बात करेंगे अनेकों प्रकार के जो मुद्दे हैं जिसमें बाबा साहब का अपमान करने का जो काम तेजस्वी यादव, लालू यादव के जरिए किया गया, ये तमाम जो मुद्दे हैं इसको उठाने का काम जो बहुजन समाज पार्टी अपने तमाम भाषणों में कर रही है, इसका असर अब तो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ लास्ट बात ये भी पूछना चाहूंगा कि आने वाले समय में जिस प्रकार से बसपा का जो कद है जी, इस चुनाव में बढ़ेगा, सत्ता में भागीदारी होगी, या बहन जी की सभाएं होने वाले समय में होंगी, उनसे एक बड़ा हजूम निकलकर वो सत्ता की तरफ बढ़ जाएगा? जैसे आपने एक शुरुआती दौर पर फिर एक सवाल में आपका पूछा कि आकाश आनंद कल पटना बिहार में आने वाले हैं, छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज जिनकी जयंती है, जयंती समारोह है, एक बड़ा हुजूम होगा। और हमेशा से ही बिहार में तमाम बहुजन महापुरुषों की जब भी जयंती मनाई जाती है तो हजारों लाखों के तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आकाश आनंद की ये मतलब मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने की बात की ये जो एंट्री है,
निश्चित रूप से ये एंट्री और बिहार के राजनीति के लिए काफी कुछ नई चीजें तैयार करेगी। और आरजेडी की राजनीति हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर कांग्रेस की हो, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिल सकती है। इसके पीछे का बड़ा ये कारण है कि आकाश आनंद का रवैया पिछली बार ही हमने जिस मुताबिक देखा, और तमाम उन मुद्दों को लेकर जो बिहार में राजनीतिक पार्टी राजनीति कर रही है, उन मुद्दों को लेकर आकाश आनंद के जरिए जो चीजें निश्चित रूप से कही जाएगी, उसका तो फर्क और उसका असर तो जरूर पड़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर यही चीजें इतनी ज्यादा असरकार हुई तो उसका मतलब परिणामों में भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जी बहन जी की रैलियों से क्या कुछ? जी अगर बहन मायावती की रैलियों की बात करेंगे तो निश्चित रूप से बिहार इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो बहन मायावती के जरिए बिहार का प्रभार एक समय में बहन मायावती के पास में था। बिहार के तमाम विधानसभाओं को बहन जी के जरिए काफी नजदीकी से जाना जाता है। जब बहुजन समाज पार्टी के समय बहुजन समाज पार्टी की जो बड़ी जिम्मेदारी बहन मायावती की बिहार प्रदेश को लेकर थी, उन तमाम चीजों को लेकर भी बहन मायावती जी काफी ज्यादा बिहार से अपना एक लगाव रखती है। तो आने वाले समय में बहन मायावती की जो चुनावी रैलियां है वो होगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। और बड़ा प्रदेश है, और बड़े प्रदेश में काफी ज्यादा विधानसभाएं हैं। इन तमाम विधानसभाओं पर हमेशा से देखने को मिलता है कि ऐसी कई सीटें, जिसमें से 8 से 10 सीटें काफी ज्यादा बहुजन समाज पार्टी प्रभावी तरीके से लड़ती है। और यहाँ तक कि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर सेकंड थर्ड पोजीशन पर भी बसपा रहती है। तो इस बार का जो आंकड़ा है वो 15 से 20 का मेरे मान से अनुमान है कि 15 से 20 सीटों पर बसपा एक बड़ी फाइट देगी। और इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि कई सीटें जीत के आंकड़ों में भी बदलते हुए दिखाई पड़ेगी। जी सत्ता में भागीदारी करने के लिए, सत्ता में अपनी हिस्सेदारी करने के लिए, या हमारे बगैर सरकार नहीं बने, कितनी सीटों से हो सकता है? जी मैंने अभी यही थोड़ी देर पहले कहा है कि बसपा की जो फाइट है वो 15 से 20 सीटों पर काफी ज्यादा मजबूत है। और इन सीटों पर बसपा अगर अपने संगठन को लेकर, तमाम रणनीतियों को लेकर, जनता को और तमाम वोटर्स को अपने पाले में लेने की अगर कोशिश सफल कर पाती है तो निश्चित ही यहाँ से परिणाम जो है सकारात्मक देखने को मिलेंगे। और सीटों का जो आंकड़ा है वो तो, और जब चुनाव नजदीक आएगा तो इसका जो अनुमान है वो उस मुताबिक हम लगा पाएंगे। चलिए, आपने हमें समय दिया पराग जी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। किस प्रकार का यो पराग जी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचाई है। लगातार बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।